हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं विवेक रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ लाइव आया हूं। लाइव आने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि यूपीवीसीएस और यूपीएससी को लेकर के कुछ स्ट्रेटजी को डिस्कस किया जाए। थोड़ा सा लेट आया हूं मैं, क्योंकि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो पहले आ चुका था और 4 जून को ही आ चुका था, जिसमें उन्होंने अपनी जो डेट है एग्ज़ाम की वो 4 अक्टूबर घोषित की हुई है। लेकिन एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो मैं थोड़ा सा इस बात के लिए भी इंतज़ार कर रहा था कि अगर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है तो पीसीएस का भी नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। इन बातों को लेकर के मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने आईडी पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे हर जगह मैंने शेयर किया हुआ है। और उसमें आप देखेंगे कि जो डेट है पीसीएस की उसने भी अनाउंस कर दिया है, और वो जो डेट है पीसीएस की वो उन्होंने जो दिया है, हमारे हिसाब से हमने जो मैं सही हूँ अगर तो 11 अक्टूबर है। तो ऐसे आप देखेंगे कि पीसीएस और आईएएस दोनों की डेट आगे पीछे है। 4 अक्टूबर को आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएससी प्री, और 11 अक्टूबर को आपका पीसीएस का प्री होने वाला है। दोनों के बीच में 1 हफ्ते का गैप है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था, और वेट करते हुए मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं थोड़ा सा आऊँ। और मेरी हमेशा से आदत है कि मैं बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरता, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि तलवार की जो धार है वो लगातार जो है तेज की जाती रहती है युद्ध होने से पहले। वो इसलिए की जाती है कि जब युद्ध हो, कभी भी युद्ध हो, तो उस युद्ध को लेकर के हम तैयार रहें। बस तलवार को इतना धार दे दी जाती है पहले से ही कि युद्ध के समय हल्का सा पॉलिश करने पर ही वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। वही हमारे साथ, आपके साथ भी होता है। हम एक योद्धा हैं। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि हम एक योद्धा हैं। योद्धा जो होता है वो कभी परिस्थितियों से नहीं घबराता, कभी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता, या कभी इस बात को लेकर के अपने आप को नहीं तैयार करता कि जब परिस्थिति आएगी तब हम देखेंगे। ऐसा नहीं होता। जो योद्धा होते हैं वो योद्धा खुद की मेहनत पे, खुद के कर्मों पे, खुद के धैर्य पे इतना उनको विश्वास होता है कि वो जानते हैं कि युद्ध कैसा भी हो, कहीं का भी हो, वो युद्ध जीतेंगे। क्योंकि उनको युद्ध को लेकर के जो उनकी तैयारी है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनकी दृढ़ता है, वो बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से उस पर लगातार प्रयासरत होते हैं। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि हम योद्धा हैं, तो हम यही आपसे बोलते हैं कि हम भी इस फील्ड के योद्धा हैं, हम भी यूपीएससी के लिए योद्धा हैं। हमें कोई भी परिस्थिति, लॉकडाउन तो क्या, लॉकडाउन तो बहुत छोटी सी चीज़ है। लॉकडाउन में क्या कोई ना हमें पढ़ने की दिक्कत है, सारी चीज़ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन चल रही है। आशीष कुमार राजपूत, थैंक यू बेटा। और मेरे मौसा जी हैं शेष मनी ओझा जी, नमस्कार मौसा जी। मैं आपका प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे सबसे पहले देखा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे परम मित्र हैं बॉम्बे से शंकर प्रसाद जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, जो एक गेस्टेड पोस्ट पर अभी सेलेक्ट हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ पीसीएस में सेलेक्ट होने के लिए सर। तो हम इस फील्ड के योद्धा हैं, हम लगातार लगे रहेंगे। हमें परिस्थितियाँ डिगा नहीं सकती। परिस्थितियों का क्या है जनाब, परिस्थितियाँ तो हमारी गुलाम होनी चाहिए। ठीक है, परिस्थितियों का नेचर ही है परिवर्तनकारी। वो कभी इधर इस करवट रहेंगी, कभी इस करवट रहेंगी। परिस्थितियाँ किसी भी करवट जाएं, हमें अपने करवट को एक ही तरीके से रखना है, और वो ये है कि हमें लगातार, निरंतर, सशक्त तरीके से तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, और वो है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इसके अलावा कोई भी मूल मंत्र नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं लाइव आया। तो मैं जो लाइव आया उसके पीछे का मोटिव हमने आपको बता दिया। आज मैं अपनी काउंटिंग आज से करूंगा। मैं 9 तारीख आज डेट है, 9 जून को लाइव आ रहा हूं। कल से मैं आपकी डेट काउंट करूंगा। तो 10 जून से लेकर के 4 अक्टूबर, मैं पीसीएस वाले डेट जो है वो 7 दिन का उसको उसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि मेरी तैयारी 2 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी है।
2 अक्टूबर तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो जानी है और हमें 4 अक्टूबर को आईएएस देना उसी तैयारी को लेकर के। और जो 1 हफ्ते का समय बचेगा उस 1 हफ्ते में हमें सिर्फ पीसीएस एसएसएल, यूपी स्टेट एसएसएल पढ़ना है और उसको लेकर के हमें 11 तारीख को पीसीएस का भी देना है। तो अगर इस तरह देखेंगे तो 10 जून से लेकर के और 2 अक्टूबर की हमने डेट ली हुई है, क्योंकि बाकी जो 3 अक्टूबर है वो हमारा हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर जोन में हम लोग लगे होते हैं। उस दिन आराम करते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के पहले 24 घंटे का आराम भी चाहिए। उस 24 घंटे के आराम से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमने 10 जून से लेकर के 2 अक्टूबर की डेट ली है। और इस दिन अगर आप देखेंगे हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। ये मेरा कैलकुलेशन किया हुआ एक पीडीएफ फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको अभी अपने जो यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ उस पर सेंड करूँगा, और जो मेरी टेलीग्राम आईडी है भूमि आईएएस उस पर मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसमें मैंने कुल जो डेट काउंट किया है वो देखेंगे 115 दिन है आपके पास, कुल 115 दिन। और दोस्तों 115 दिन बहुत होते हैं, 115 दिन बहुत होते हैं। आप इस 115 दिन में आप इतिहास रख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं, वो 31 मई के लिए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके होंगे। लॉकडाउन लगा, ये इनके लिए गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस का हमें उपयोग करना चाहिए। और लगातार मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हर माध्यम में आकर के बोलता रहा हूँ कि इस लॉकडाउन को आप गोल्डन चांस के रूप में लीजिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल लगे होंगे। जो एक्स्ट्रा समय मिला है 4 से 6 महीने, 4 से 5 महीने का, उन समयों का आपने बहुत सदुपयोग अच्छे तरीके से किया होगा। और इस दौरान जो भी मटेरियल्स तैयार हुए होंगे उनको आप जरूर पढ़े होंगे। तो 10 जून से लेकर के, यानी कि कल से लेकर के और 2 अक्टूबर तक आपके पास कुल 115 दिन बचते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन करता हूँ। आपके पास एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो 115 दिन में आपके पास कुल हो जाएंगे 2760 घंटे। अब मैं आपका मिनिमम जो एक यूपीएससी स्टूडेंट है इस समय जो सो रहे होंगे, आप 6 घंटा का सोने के निकाल दूँ तो 115 गुणे 6, यानी कि आप लगभग 690 घंटा सोने में आपका जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी अगर आपका समय मैं निकाल दूँ 3 घंटे, तो 115 दिन में कुल 230 घंटे आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जाएंगे। इस तरह आप देखेंगे कि जो आपके पास कुल टाइम बचेगा वो बचेगा 1772 घंटे, यानी कि 72 दिन। तो जो एक्यूरेट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, वो हमारे पास 72 दिन है। लेकिन ये 72 दिन में हम 13 घंटे के टाइम को शामिल किए हुए हैं। तो हम कैलकुलेशन 115 दिन पे ही करेंगे। तो हमने इस 115 दिन को आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे इसमें अच्छे से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, क्या केवल प्री को पढ़ा जाए, क्या प्री और मेंस दोनों को पढ़ा जाए, क्या मेंस को ज़्यादा फोकस किया जाए, प्री को बाद में देखा जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आपसे आज बात करेंगे। तो 115 दिन जो हैं उनको हमने 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है। वो मेरी स्ट्रेटजी है, हर आदमी स्ट्रेटजी बनाता है, मैं भी बना रहा हूँ, और भी टीचर आपके लिए बनाएंगे, आप खुद बनाते हैं। लेकिन आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्ट्रेटजी हम कितना भी बेहतर तरीके से बना लें, हमारे जब पढ़ने का मोटिव होता है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आने लगता है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रेटजी होती है कि आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन मज़ा हमको हिस्ट्री में आने लगता है तो हम करने लगते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी इसलिए भी बनानी चाहिए क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने से आपके ऊपर एक बाउंडेशन, एक दबाव होता है, उस दबाव में आप बहुत अच्छा काम कर ले जाते हैं। तो इस 115 दिन को हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। फर्स्ट 60 डेज जिसको हमने काउंट किया है 10 जून से लेकर के 8 अगस्त तक, और नेक्स्ट 55 डेज जिसको हमने काउंट किया है 9 अगस्त से लेकर के और 2 अक्टूबर तक। जो पहला 60 दिन है, उस पहले 60 दिन में आपको जो तैयारी है वो प्री कम मेंस के रूप में करनी चाहिए, यानी कि मेंस और प्री दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अब सवाल यहाँ उठता है कि सामने तो हमें प्री देना है, फिर हम अभी मेंस क्यों पढ़ें? ये सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो आप देखिए कि जो प्री हो रहा है, प्री होने के बाद जो जनवरी में आपका मेंस होने वाला है, उस ड्यूरेशन में मात्र आपके पास कुल मिला करके 88 से लेकर के 95 दिन मिल रहे हैं। तो 95 के करीब आपको डेज मिल रहे हैं। इस 95 डेज में आपको एक बड़ा सिलेबस मेंस का कवर करना है, जो कि किया भी जा सकता है, लेकिन एक बेहतर तरीके से कवर हो, बेहतर अचीवमेंट हो, एक अच्छा रैंक हम ले आ सकें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है अपनी तैयारी को चंक बाई चंक में तोड़िए। अभी आपके पास कुल 115 दिन है। उस 115 दिन तक लगातार पीटी को पढ़ने के बजाय आप इसको 2 पार्ट में तोड़िए। फर्स्ट 60 डेज, लास्ट 55 डेज। जो फर्स्ट 60 डेज है उसमें हमने 2 पोर्शन के रूप में आपकी तैयारी रखा है।
पहले पोर्शन के रूप में मेंस को, दूसरे पोर्शन के रूप में प्री को। हम ये मानते हैं कि जो पहला 60 डेज है, उस 60 डेज में एक स्टूडेंट जो है वो मिनिमम, या आप कह लें मिनिमम जो है 10 घंटे पढ़ेगा। ये हम मान के चलते हैं कि 10 घंटे आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम को लेकर के, एक छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, इसको लेकर के आपको देना पड़ेगा कितने घंटे, 10 घंटे। तो अगर आप 10 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो पहले 60 दिन में आपको इस 10 घंटे, अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो पर डे 10 घंटे के हिसाब को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 घंटा आपको मेंस पे देना चाहिए, बाकी 7 घंटे आपको प्री पे देने चाहिए। जो 3 घंटा आप मेंस में देंगे उसको आप कैसे देंगे? अब देखिए मेंस में क्या है, एक आपका ऑप्शनल है, 4 आपके पेपर जीएस के हैं। तो जो जीएस वाला पोर्शन है, उस जीएस वाले पोर्शन को अभी यहाँ फोकस नहीं करना है। फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो जीएस का चारों पेपर है, जैसे फर्स्ट पेपर में आपका क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इशू है। सेकंड पेपर में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर है। थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टैंक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। सॉरी, पांचवा पेपर जो इथिक्स, चौथा पेपर जो आपका है वो इथिक्स का है। तो जो जीएस वाला पोर्शन है मीन्स का, वो ऑलरेडी अभी आप जो पीटी वाला पोर्शन में बताऊंगा वहाँ आप कवर कर रहे हैं, वहाँ आपको पूरा सेगमेंट आपको पढ़ना है। यहाँ जो फोकस करने वाली चीज़ है वो फोकस करने वाली चीज़ है ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको सिलेक्शन दे सकता है, आपको टॉप करा सकता है, आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। ऑप्शनल पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और ऑप्शनल अकेले 500 नंबर का होता है, ये आप जानते हैं। रैंक होल्डिंग के लिए आपको ऑप्शनल को बहुत ही बेहतर करना होगा, तो इसीलिए पहले 60 दिन में आप ऑप्शनल को प्रेफरेंस दीजिए। जो 10 घंटे आप पढ़ेंगे, 3 घंटा आप मेंस को दीजिए। इस 3 घंटे में आपको पूरा फोकस ऑप्शनल को रखना है। 2 घंटे आपको ऑप्शनल की स्टडी करनी है, 1 घंटे उस ऑप्शनल का आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये 3 घंटा आपका हो गया, ठीक। बाकी बचे 7 घंटे। 7 घंटे में आपको पूरा का पूरा प्री को देना है। उस 7 घंटे को आप कैसे देंगे? पहले 2 घंटे आप जीएस को दीजिए, अगला 2 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए, अगला जो है 2 घंटा वो मॉक टेस्ट को दीजिए, और फिर 1 घंटा आप सीसेट को दीजिए। दोस्तों, सीसेट को क्वालिफाइंग बनाया गया है, इस बात को लेकर के बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं, बहुत से हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीसेट को क्वालिफाइंग मान करके बहुत हल्के में लिया, और उनको ये सोचा कि हम एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तैयारी करेंगे। और बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं, मैं जानता हूँ उनको, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया जीएस में, लेकिन सीसेट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और अटेम्प्ट खत्म हो गया। तो सीसेट क्वालिफाइंग है, लेकिन आप एक बात बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जिस चीज़ को यूपीएससी क्वालिफाइंग करती है उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट ला देती है, कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा टफ बनाती है। तो आपको सीसेट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर सीसेट आप क्वालिफाई नहीं किए तो आप प्री में कितना भी, जीएस में कितना भी नंबर ले आइए, आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट 60 डेज है उसमें आपको मेंस और प्री दोनों को लेकर चलना है। 10 घंटे रेगुलर आपकी पढ़ाई मिनिमम मैं मानता हूँ। उस 10 घंटे में पहले 3 घंटे आप मेंस को दीजिए, जिसमें आप ऑप्शनल को फोकस करिए, 2 घंटा ऑप्शनल की स्टडी करिए, 1 घंटा ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करिए। बाकी 7 घंटे में आप पूरा प्री फोकस करिए। पहले 2 घंटे में आप जो है जीएस पढ़िए, अगले 2 घंटे में आप करंट अफेयर्स पढ़िए, अगले 2 घंटे में आप मॉक टेस्ट दीजिए, और लास्ट का 1 घंटा जो है वो आप सीसेट को दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है मित्रों। मॉक टेस्ट के लिए आप कहीं से भी मीडियम ले सकते हैं, भूमि आईएएस के पैनल पे आकर के आप वहाँ का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, खुद का टेस्ट सीरीज डिजाइन कर सकते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन निकालिए, खुद क्वेश्चन करिए, और सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा, सबसे ऑथेंटिक और सबसे सस्ता जो साधन है, सबसे जो ज्ञानवर्धक साधन है, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पे जो पेपर है उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एक विजन देगा सब्जेक्ट को लेकर के कि किस सब्जेक्ट को कितनी गहराई तक जा करके आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गई फर्स्ट 60 डेज की बात। लास्ट जो 55 डेज हैं, वो 55 डेज जो स्टार्ट आपके होते हैं 9 अगस्त से और 2 अक्टूबर तक, इन 55 डेज को आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना है पीटी को लेकर के। और मैं ये मानता हूँ कि 60 डेज अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी पे जैसा मैंने बताया है ऐसा अगर आपने किया है तो 60 डेज में आप प्री के मेजर सेगमेंट को पढ़ चुके होंगे, मेजर सेगमेंट को पढ़ चुके होंगे, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को पढ़ चुके होंगे। अब आपके पास केवल फैक्चुअल पोर्शन बचेगा, कुछ एडवांस बुकें बचेंगी, कुछ रिपोर्ट्स बचेंगे, कुछ जैसे
सर्वे बचेगा, बजट बचेगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट बचेंगे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बचेंगी। तो जो लास्ट 55 डेज है, वो लास्ट 55 डेज यूपीएससी के लिए बहुत क्रूशियल है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होना चाहिए। और इस 55 डेज को आप जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसको लगभग आप बनाइए 55 दिन का 12 घंटे के हिसाब से। अगर आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 55 दिन जो लास्ट के बचते हैं उसमें अगर आप 12 घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो मैं इसको पहले 4 घंटे में जीएस को दूंगा, अगले 3 घंटे में करंट अफेयर्स को दूंगा, अगले जो 4 घंटे वो मॉक टेस्ट को दूंगा, और लास्ट का 1 घंटा मैं सीसेट को दूंगा। यहाँ आप देख रहे होंगे मित्रों, मैं सीसेट को लगातार पूरे जो है 115 दिन पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सीसेट बहुत ही स्ट्रांग पोर्शन है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही है। और वो एक ऐसा बैरियर है कि अगर आप वहाँ किसी भी कारण से रुकते हैं तो बहुत अच्छा नंबर जीएस के लाने के बाद भी आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत समय भी नहीं देना है, इसको समय देना है बस कितना, 1 घंटे पर डे। तो जो लास्ट 55 डेज हमने बोला आपको कि लास्ट 55 डेज में आप पूरा फोकस्ड होइए प्री को लेकर के, उसमें हमने आपको बताया कि आप अगर मिनिमम 12 घंटे अपने आप को देते हैं तो 4 घंटे आपको जीएस का जो देना है उसमें आपको करना ये है कि 3 घंटे आपको जीएस का अपना एडवांस बुक पढ़ना है, अपनी कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़नी है, यानी कि पहले 3 घंटे आपको, 4 घंटे में से पहले 3 घंटे आपको अपनी स्टडी करनी है और 1 घंटा उसमें से रिवीजन के लिए रखना है। इसी तरह जो आपका 3 घंटा करंट अफेयर्स का है उसमें आपको ये करना है कि पहले 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स के जो न्यू आर्टिकल्स उनको पढ़ने हैं और लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें आपको अपना रिवीजन करना है। फिर जो आपका मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट जो आपका 4 घंटे का है, उसमें आपको अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। अभी तक जो आप मॉक टेस्ट देते आए हैं, आपने क्या किया, मॉक टेस्ट दिया, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा और आगे मॉक टेस्ट के लिए बढ़ गए। यहाँ आपको ये करना है कि 2 घंटे मॉक टेस्ट दीजिए और 2 घंटे में उन क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाइए कि आप देखिए कि किस क्वेश्चन में मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई आयोग के द्वारा एग्जाम में, कौन से ऐसी टर्मिनोलॉजी, कौन से ऐसे कीवर्ड्स एग्जाम जो कोऑर्डिनेटर है या जो आयोग है उसने कौन से ऐसे कीवर्ड्स को यूज किया उस क्वेश्चन में, जिसके कारण मैं उस क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पाया अपने माइंड से और वो गलत हो गया। ये छोटी छोटी गलतियों को आप ढूंढिए, छोटी छोटी गलतियों को आप मेजर करिए और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़िए, पूरे बेहतर तरीके से उसका एनालिसिस करिए और अपनी गलतियों को पकड़िए। कई बार गलतियां हम ऐसे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, या हिंदी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं वाला पोर्शन बोल जाते हैं, इनमें से कोई भी मान लेते हैं, तो हम जहां नहीं करना होता है वहां सही करके चले आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप लगातार टेस्ट दीजिए, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि लगातार टेस्ट दीजिए। और जो टेस्ट दीजिए उसको ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया नंबर पाए उठा कर रख दिया, नहीं, टेस्ट दीजिए, उसको अच्छे से एनालिसिस करिए, एक बार पूरी सरसरी निगाह से समरी पढ़ जाइए, एक्सप्लेनेशन पढ़ जाइए, क्योंकि जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे सबसे बेहतरीन विकल्प आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको पढ़िए। जो भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे उसको अच्छे से आप साथ करिए और फिर वहाँ देखिए कि अगर 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उनमें से अगर हमारे 10 क्वेश्चन गलत हुए और वो 10 क्वेश्चन को मुझे आ रहे थे उसके बाद गलत हुए, तो क्यों, मेरी सोच क्यों गलत हो गई, मेरी थॉट्स क्यों गलत हो गई, मैं यूपीएससी के थॉट से क्यों नहीं अपने आप को लिंक कर पाया। इन सारे पहलुओं पे आप देखिए, इन सारे पहलुओं पे आप ध्यान दीजिए और कमियों को अगर आप ढूंढ ले गए और उसको सुधार ले गए तो विश्वास मानिए कि अगर आप यहाँ 10 क्वेश्चन गलत कर रहे थे और सुधार लिया तो एग्जाम में आपके गलत होने के चांसेस मात्र 1 से 2% बचेंगे। इसी तरह आपको करंट अफेयर्स में भी करना है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। अच्छा, करंट को जो एक थोड़ा सा लोग टफ मानते हैं उस पर मैं एक लेक्चर बनाया हूँ अपना, मेरा यूट्यूब चैनल जो विवेक रुद्रा है, विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ करंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, करंट को कैसे पढ़ा जाए, करंट को लेकर क्या डर है, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, इन सारे मुद्दों को मैंने वहाँ बात किया है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे, हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपने 2019 का कोई क्वेश्चन पेपर उठाया, उसमें आपने देखा कि करंट के 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछे हैं, आपने देखा करंट के जो 20 क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन का नेचर क्या है और वो क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो 20 क्वेश्चन पूछे गए वो 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो उस साल कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइट थे और वो जो घटनाएं थी 20 घटनाएं वो कहीं ना कहीं
ग्रास रूट लेवल पे बैठे व्यक्ति को भी प्रभावित कर रही थी, जिससे समाज का एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर प्रकार से जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, उन घटनाओं को लेकर के वहाँ वो क्वेश्चन बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हिस्टोरिकल हमारी जो डेट है, कोई हिस्टोरिकल जो हमारे घटनाएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके 50 ईयर पूरा हो रहे हैं, 25 ईयर पूरा हो रहे हैं, 75 ईयर पूरा हो रहे हैं, ये 100 ईयर पूरा हो रहे हैं, उनको लेकर के भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन बनाए गए, जलियांवाला किन 100 ईयर पूरा हुए 2019 में, क्वेश्चन वहाँ पीसीएस में बना, लेकिन यूपीएससी में बनने की पूरी संभावनाएं है। तो इस तरीके के आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला, 2020 का दौर चल रहा है, यहाँ भी 100 साल उसके पूरे हो रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं लास्ट में बात करूँगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जो मेरा सेकंड आप देखेंगे मैं लाइव आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि प्री का जो सिलेबस है जीएस और सीसेट, उसको फ्रैक्शन में रखूँगा। जीएस में क्या पढ़ना है, जीएस में किस सब्जेक्ट के लिए कितने डीप नॉलेज करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए कितने अंदर तक जाना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, पहले 60 दिन की स्ट्रेटजी उस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या होगी, अंतिम 55 डे उस सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, इन पे हम बात करेंगे। फिर हम इसी तरह सीसेट पे बात करेंगे, और हम आगे जो लगातार आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, और हम वहाँ देखेंगे रोज़ मैं एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, जैसे मॉडर्न इंडिया उठाऊंगा, तो उस मॉडर्न इंडिया को मैं 2 से 3 घंटे लाइव आ करके आपके साथ एक रिव्यू करूंगा, और उस रिव्यू में मैं आपको पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया 2 से 3 घंटे में रिव्यू के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आपको बताऊंगा कि मॉडर्न इंडिया को आपको कैसे पढ़ना है, किस हद तक जाके पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके सोच को मैं कोशिश करूंगा यूपीएससी के सोच से मिलाने को लेकर के। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं जो रिव्यू क्लास आपकी लूँगा, उस रिव्यू क्लास में भी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं और विश्वास अपने आप पे करता हूं कि मैं उस रिव्यू क्लास के माध्यम से आपको पूरा मॉडर्न इंडिया लगभग 75% के करीब कवर कराऊंगा, और आपकी सोच इस तरह विकसित करूंगा कि आपको जो मॉडर्न इंडिया पढ़ने में पहले 20 दिन लगते थे, उसी को आप 4 से 5 दिन में पढ़ के ख़त्म करेंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। मेरा कुल मिला के मोटिव ये है कि आपको एक अच्छा स्कोर दिलाना। मैं आपके साथ जितना जुड़ूँ, मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ उतना मैं आपके साथ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। थोड़ा सा फोकस इस बार आपको करंट को ज़्यादा करना होगा। हालांकि करंट हर बार यूपीएससी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन इस साल करंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 2020 का जो घटनाक्रम है, शुरू से लेकर जनवरी से लेकर अब तक, वो पूरा घटनाक्रम, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं करंट की घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, और इतना ज़्यादा चीज़ें करंट में हाईलाइट रही हैं कि बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। तो आपको करंट पे विशेष ध्यान रखना है। मेरा मानना ये है कि इस साल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो करंट से आने वाला है, और करंट के सेगमेंट को बहुत अच्छे से आपको कवर करना चाहिए, और आप अच्छे से कवर करिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं सेकंड लेक्चर में उसके किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्रोत होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या बुक लिस्ट होगी, उसको बात करूंगा। तब तक आप पढ़ते जाइए, और एक बात विश्वास करिए, मैं लास्ट बात आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हम योद्धा हैं, हम जीतेंगे। हमने जीतना सीखा है, हमने हारना नहीं सीखा है। लड़ना हमारी फितरत में है, जीतना हमारी फितरत में है, और हमें कोई हरा नहीं सकता। आपसे कोई कितना भी कहे, कितना भी कोई आपको कमज़ोर आंकने की कोशिश करे, कितना भी आपसे कोई कहे कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। पहले इंसान आया, फिर समाज बना है, पहले इंसान आया, फिर सभ्यता आई है, पहले इंसान आया, फिर विज्ञान आया है, और इस तरह सारी चीज़ें दुनिया में लोग तब जान पाए हैं जब इंसान आया है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं, वो इंसानी दिमाग से उपजी हुई चीज़ें हैं। तो हम इंसान हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस ज़रूरत है एक दृढ़ प्रतिज्ञा की, एक दृढ़ संकल्प की, और हम दृढ़ संकल्प लेने वाले इंसान हैं। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, आपको सोना नहीं है, लगातार जागते रहिए। और सिलेक्शन के लिए इस 4 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ जागना है, आँख नाक कान खुले रहने हैं। हम सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और आपको सफल होना ही पड़ेगा, ये मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7827188599, और आप हमारे पुराने लेक्चर को कहीं से भी, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो हमारे पुराने लेक्चर को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के हमारे पुराने लेक्चर को आप सुन सकते हैं, अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं।
धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं विवेक रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं कल आपके साथ जो है लाइव आया था और मैंने वहां आपसे बात की थी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम हैं उनको लेकर के कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी। हमने कल की बात में जो देखा था वो कुल 115 दिन हमने देखे थे हमारे पास हैं, और उसको हमने फ्रैक्शन में किया हुआ था। इसमें हमने 2 पार्ट में आपको तोड़ा था। फर्स्ट जो 60 डेज़ थे उसमें हमने बात किया था आपसे कि फर्स्ट 60 डेज़ जो है उसमें आपको मेंस और प्री दोनों को फोकस करना चाहिए, और मिनिमम हमने जो लिमिट आपको मान के चला था पढ़ने की, वो आप 10 आवर्स माने थे हमने। और हमने कहा था कि अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं प्रथम 60 दिनों में, तो आपको 3 घंटा मेंस को देना चाहिए, बाकी 7 घंटा पीटी को देना चाहिए। फिर हमने अगली बात की थी कि जो लास्ट 55 डेज हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं हमारे लिए, जो भी स्टूडेंट पीटी दे रहे होते हैं। तो जो लास्ट 55 डेज होता है उसमें हमने बात आपसे किया था कि आपको पूरे तरीके से पीटी फोकस हो जाना है, क्योंकि वो लास्ट 55 डेज आपके पूरी पढ़ाई का निचोड़ होता है, जहां आप रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, अपना एवोल्यूशन करते हैं, अपने कर्मियों का आकलन करते हैं, उन पर लगातार मेहनत करते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं। और हमने वहाँ कहा था कि आपको मिनिमम जो है लगभग 12 घंटे के करीब आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और जो हमने ड्यूरेशन लिया था वो हमने 10 यानी कि आज से 10 जून से 2 अक्टूबर के बीच का लिया था, क्योंकि 7 दिन हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें जो पीसीएस और आईएएस के बीच का है। और हमने एक बात वहाँ मित्र बहुत ध्यान से आपसे कही थी। हमने आपसे ये कहा था कि आपको सीसेट को लगातार सीसेट को 115 दिन 1 घंटा लगातार देना होगा, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग है, इसलिए इसको थोड़ा सा लोगों के द्वारा किनारे कर दिया जाता है, उसको एक्टिवली नहीं लिया जाता है और वो घातक हो जाता है। तो चीज़ें घातक ना हो, चीज़ें चलती रहें बेहतर तरीके से और हम सेलेक्ट हों, इसके लिए ज़रूरी है कि सीसेट में पास हों। सीसेट में हम क्वालिफाई करेंगे तभी हम आगे क्वालिफाई हो पाएंगे। हमने आपसे बोला था कि हम लाइव सीरीज चलाएंगे जिसमें हम रोज आपसे इंटरेक्ट होंगे और कुछ ना कुछ बातें करेंगे। तो कल इतनी बातें हो चुकी थी, स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कैसे क्या पढ़ना है। आज हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को लेकर के क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और हमने आपसे कहा था कि जब आप 60 डेज मेंस के और प्री एक साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको मेंस का केवल ऑप्शनल पढ़ना होगा, केवल ऑप्शनल को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो अभी हम आपको 60 डेज का प्लान पीटी वाला बताएंगे उसमें जो पोर्शन हम आपको पढ़ने के लिए कहेंगे सब्जेक्ट वाइज, उसमें मेंस का जो जीएस वाला पोर्शन है वो अपने आप स्वतः कवर होता चल रहा है, तो उसको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इतना ही कर लेते हैं 60 दिन पीटी के लिए जीएस पढ़ते हैं तो वो जीएस आपको बहुत ज्यादा लगभग 70% तक आप कवर मेंस का कर लेंगे इसी 60 दिनों के बीच में। तो 60 दिनों में जीएस अपने आप कवर हो रहा है आपका प्री के साथ साथ, और ऑप्शनल के लिए आपको अलग से समय देना पड़ता है, जो कि उधर 3 महीने आपको प्री और मेंस के बीच का मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, तो इधर आप इसको दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले आप सबको पता है, ये कोई बताने की बात नहीं है, क्योंकि 31 मई को प्री का एग्ज़ाम होने वाला था जो पोस्टपोन हुआ, तो आप सिलेबस से बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन मैं अपना दायित्व समझते हुए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। प्री में आपके पता है आपको कुल 2 घंटे का पेपर होना है, 100 क्वेश्चन आने हैं, 200 नंबर के पेपर होने हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि 1/3 माइनस मार्किंग है। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि 2 अर्थ हैं इसके। पहला कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 33% मार्क जो है वो कट जाएंगे, 33% मार्क आपके वो माइनस हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका कहने का ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन गलत होने पे 33% आपके नंबर कटेंगे, 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके एक क्वेश्चन कटेंगे, यानी कि आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जनरल की जो मेरिट जाती है मित्रों, वो जनरल की मेरिट आप देखेंगे कि 105 से लेकर के 110 के बीच में रहती है। 105 से 110 के बीच का मतलब हो गया 53 से लेकर के 55 के करीब आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आप एक एवरेज लेके चलना है हमें आपको कि 60 क्वेश्चन के करीब हमारा सही होना है। अगर हम 60 क्वेश्चन 100 में सही कर लेते हैं तो हम सेफ जोन में हैं। मेरिट इससे ऊपर नहीं जाने वाली जनरल कैंडिडेट के लिए। हम जनरल कैंडिडेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी मेरिट इसके समकक्ष इससे नीचे होती है। तो हमें 60 क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि किसी भी कंडीशन में हमें 60 क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, किसी भी कंडीशन में हमें 60 क्वेश्चन लाने ही है प्री में।
पास करने ही है, सही करने ही है जीएस के पेपर में। अब उस 60 क्वेश्चन को लेकर के हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं, तो उसको हमने पहले तो हम आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे। प्री का जो सिलेबस है, प्री का जो जितना भी सिलेबस जीएस का है, सेम सिलेबस आपका मेंस में है, तो उसी को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। एक जो पोर्शन है एथिक्स वाला, वो थोड़ा सा नया है, वो भी कहीं ना कहीं आपके इन पोर्शनों में कुछ पार्ट में अटैच है। तो जीएस में आप देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। पहले आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको 3 हिस्ट्रियां पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। इसके साथ आपको इन्हीं तीनों का कल्चर पढ़ना है। तीसरा आपको पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस पढ़ना है। गवर्नेंस के साथ साथ जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है वो आईआर, मैं आपको बोलूंगा कि आपको आईआर भी पढ़ना चाहिए। आईआर इसलिए पढ़ना है कि आप देखेंगे जितना भी आपका चाइना के साथ हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है, यूएसए के साथ हमारा जो रिलेशन चल रहा है, चाइना यूएसए का जो रिलेशन चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी इंटर रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हिडन है पॉलिटी के सब्जेक्ट में कि आप वहां इसको देखें। पॉलिटी और गवर्नेंस के साथ साथ आपका आईआर वाला पोर्शन भी हमें देखना होगा, और वो पूरा का पूरा करंट से रिलेट करता है। तीसरा आप आएंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपके 2 पोर्शन है, पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी है और दूसरा आपका इंडियन ज्योग्राफी है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी 2 पोर्शन आपके, फिजिकल वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड। इंडियन ज्योग्राफी में भी 2 चीजें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके साथ आपको मैपिंग करना है। मैपिंग वाला पूरा का पूरा पोर्शन आप वहां से लिंक करेंगे। जितने भी चीजें करंट में इंटरनेशनल रिलेशन में हो रही हैं, जितनी भी चीजें करंट में चल रही हैं, कहीं भी कोई भी करंट में कोई लोकेशन हाईलाइट हो रहा है, इंडिया का कोई लोकेशन हाईलाइट हो रहा है, जैसे अभी काली रिवर को लेकर के हुआ नेपाल के साथ, उधर चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, उस सारे मुद्दों को, डोकलाम विवाद हुआ था, कश्मीर वाला हमारा इशू सॉल्व हुआ, इन सारे मुद्दों को लेकर के आपको बात करनी है। इन सारे मुद्दों पे जितने भी लोकेशन हैं उनको आपको अपने दिमाग में रखना है, उनको मेजर करना है, उनको जाकर के मैप में ढूंढना है, और क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं मित्रों। आप बार बार कहते हैं ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो लोकेशन पूछे गए, जो लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछे गए या लोकेशन के अरेंजमेंट पूछे गए, वो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन था, सही फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहा होता है। चाहे वो डोकलाम विवाद आप देखेंगे, चाहे आप इंडो नेपाल का जो रिलेशन चल रहा है, काली रिवर के पास का एरिया लेके उसको देखेंगे, इंडो चाइना का देखेंगे, जितनी भी चीजें देखेंगे वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को लिंक करेंगे। इसके साथ आप अगला जो सेगमेंट आता है आप देखेंगे इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट में भी आप देखेंगे वहां सिर्फ इतना सा मेंशन है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बस। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के साथ साथ आपको कुछ चीजें जो हिडन है वो देखना होता है, जैसे सॉरी, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ही आपका ये जैसे साइक्लोन्स आ रहे हैं, एंटी साइक्लोन्स आ रहे हैं, या जहाँ आपका वोल्केनो हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, अचानक वर्षा का प्रस्फुटन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आती हैं। तो उनको लेकर के भी हमें देखना है कि जो साइक्लोन्स हैं, जो एंटी साइक्लोन्स हैं, हालांकि ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में आप उसका ट्रेडिशनल पोर्शन पढ़ेंगे। जो अप्लाइड पोर्शन है, जो करंट का पोर्शन है कि साइक्लोन कहाँ आए, क्यों आए, इन साइक्लोन को लेकर के क्या रणनीतियां भारत में हैं, क्या साइक्लोन को लेकर के भारत के पास स्ट्रेटजी है, या इनका नाम कैसे रखें, सारी चीजें आपको करंट से देखने को मिलेंगी। तो इसलिए डिजास्टर वाला पोर्शन भी जो है आप वहां उसको देखेंगे और इस तरह से चीजें पढ़ेंगे। किस प्रोजेक्ट को लेकर के, जैसे साइक्लोन या समुद्र को देखने को लेकर के सरकार ने कुछ ऐप बनाए हैं, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उनको भी हम वहां बात करेंगे। अगला आप देखेंगे इसके साथ है इन्वायरमेंट में कुछ इंडेक्स आते हैं, कुछ रिपोर्ट आते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जो है मेंशन नहीं है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसका आपको पढ़ना है। यूएनएफसीसी की रिपोर्ट आती है, उनको पढ़ना है। फिर आपको इधर जो रेड लिस्ट है उसकी रिपोर्ट आती है, उसको पढ़ना है। एमनेटी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है उसको पढ़ना है। तो सारे ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं जो आपको करंट में सारी चीजें मिल जाएंगी, आप पढ़ेंगे, उसको यहाँ आप लिंक करेंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों, कोई भी ऐसा लोकेशन, कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्ट्री बैकग्राउंड का, कल्चर बैकग्राउंड का कोई भी ऐसा इशू जो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हो, वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल का इशू या इंडिया के स्तर पर इशू या किसी वर्ल्ड की संस्था के द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा इंडेक्स, कोई ऐसा रिपोर्ट
जिसमें भारत के हित प्रभावित हो रहे हों, जिसके भारत में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जो कहीं ना कहीं भारत किसी ना किसी पोर्शन को लिंक कर रहा है। इन सारी चीजों को अगर भारत का नाम उसमें जुड़ा है तो वो भारत के नाम जुड़ने से यूपीएससी के एग्जाम के लिए उस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगला आप देखेंगे, इसके बाद आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में सिंपल सा लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी में आपको जो सबसे बेसिक पोर्शन है वो है बैंकिंग। बैंकिंग आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो बैंकिंग का सेगमेंट है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी जितनी हमारी है, जितना हमारा टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, जितना हमारा बजटरी सिस्टम है, वो सब कुछ कहाँ से लिंक करता है? बैंकिंग से। वो सारी चीजें बैंकिंग से लिंक करती हैं। तो बैंकिंग वाला जो सेगमेंट आपका मनी बैंकिंग, जिसको हम मुद्रा बैंकिंग कहते हैं, और आप देखेंगे कि मनी बैंकिंग का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको लेकर के मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत ही 5 लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया है। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ, विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे जा करके आप मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पढ़ाया है। आप मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इकोनॉमी में पीटी के लिए एक कीवर्ड्स है। बिना आप उसको समझे जो करंट के मुद्दे उठते हैं, जैसे रेपो रेट सरकार ने भी घटाया 40%, या रिवर्स रेपो रेट घटाया, या एसएलआर कैसे मेंटेन हो रहा है, सीआरआर कैसे मेंटेन हो रहा है, बैंक रेट कैसे मेंटेन हो रहा है, ग्रोथ रेट क्या होती है, ग्रोथ और उसका रिलेशन क्या है, ग्रोथ और उसका रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ग्रोथ इन्फ्लेशन का रिलेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है, इनको लेकर के सरकार की रणनीति क्या होती है, इसको लेकर के आरबीआई की क्या भूमिका है, इन्फ्लेशन ग्रोथ को कैसे मेंटेन आरबीआई करती है, इन्फ्लेशन ग्रोथ को लेकर के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी, बेरोजगारी, ये सब कैसे पैदा होते हैं, इनके टूल्स क्या हैं, इनको मेंटेन करने को लेकर के, लिक्विडिटी को बढ़ाने को लेकर के, लिक्विडिटी को घटाने को लेकर के सरकार क्या एजेंडा बनाती है, आरबीआई कैसे उसको रेगुलेट करती है, सरकार किन किन योजनाओं को शामिल करती है, कैसे पैसे का फ्लो बढ़ा करके, लिक्विडिटी को बढ़ा करके डिमांड सप्लाई के चैन को बैलेंस किया जाता है। ये सारी चीजें अगर आपको समझना है तो मित्रों आपको बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी को समझना होगा, और ये बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी का पीटी के लिए कोर पोर्शन है। तो इसको हमने अपने लेक्चर में विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ यूट्यूब पे जाके पढ़ाया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इकोनॉमी में पहला तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो कोर इकोनॉमी है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कंपनी एक्ट जितने हुए हैं, जितने भी आपके अब देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना इकोनॉमी के सेक्टर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021, 2022 जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, प्री के हों, मेंस के हों, इंटरव्यू लेवल तक के हों, सारे एग्जामों में आप ये मान के चलिए कि आत्मनिर्भर भारत से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 100% क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत के सेगमेंट से बनना ही बनना है। और आत्मनिर्भर भारत के सेगमेंट पे भी मैंने 6 लेक्चर लिए हैं। पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत सेगमेंट मैंने बहुत अच्छे से 6 लेक्चर में कवर किया है। ये 6 लेक्चर भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर मिल जाएंगे। तो हमारे आप चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ में जाके इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, जिसपे मैंने क्लास कवर किया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद आपको मेंस नहीं, इंटरव्यू तक के लेवल पे जाकर के किसी भी और चीज को पढ़ने के एक्स्ट्रा आपको कोई जरूरत नहीं है। वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वहां से आपको सारे डाटाज मिल जाएंगे, वहां सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उस क्लास को मैंने फैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन मोड पे तैयार किया हुआ है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन बनता है वो 2 पोर्शन में बनता है। पहला तो ट्रेडिशनल पोर्शन होता है और दूसरा करंट का पोर्शन होता है। तो जो इकोनॉमी का क्वेश्चन बनेगा वो आपका 30% ट्रेडिशनल पोर्शन आएगा और 70% आपका करंट से आएगा। ये पूरा सेगमेंट करंट पे जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो 70% उस 30% पे डिपेंड करते हैं। अगर आप उस 30% में कमजोर हैं तो मान के चलिए कि आप उस 70-20% को आप क्वेश्चन टेकल नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमी इसलिए टिपिकल आपको लगती है क्योंकि आप डायरेक्ट कोर इकोनॉमी तरफ पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट में पहुंच जाते हैं, इन्फ्लेशन में पहुंच जाते हैं, जबकि आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए आरबीआई से, बैंकिंग सिस्टम से। पहले आप बैंकिंग सिस्टम पढ़िए कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि जब आरबीआई बनेगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, तभी चीजें आगे संचालित होंगी।
तो पहले आप आरबीआई को पढ़िए, मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़िए, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही होंगी, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा हो, कोई भी ऐसी योजना बन रही हो, जैसे अभी 5 आइज करके एक योजना आई है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ये सारे देश शामिल होकर एक ग्रुप बना रहे हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं जो इकोनॉमी को लेकर के है। तो वो ऐसे कोई संगठन बन रहे हों, या डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूटीओ का कोई नाम बदल रहे हों, कुछ भी ऐसी चीजें हों जो इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है, और इकोनॉमी को, और उससे इंडियन इकोनॉमी अगर प्रभावित हो रही है, इंडियन इकोनॉमी उससे लिंक कर रही है, तो वो पोर्शन उस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आजकल जो न्यूज में आ रही है, 5 आइज 5 देशों का एक संगठन बन रहा है जिसमें अमेरिका लीड कर रहा है, और ये 5 आइज जो ग्रुप है, ये इकोनॉमिक पोर्शन को लेकर के बनाए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला आप देखेंगे कि इसी के साथ इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो जो मेंशन आपके नहीं है सिलेबस में, केवल भारतीय अर्थव्यवस्था लिख के छोड़ दिया गया है, वहां दो चीज जो सबसे सेगमेंट है वो आपको पढ़ना है। पहला आपका बजट पढ़ना है, दूसरा आपका सर्वे पढ़ना है। बजट और सर्वे पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस हैं सॉरी, कई बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट सर्वे से बन गए हैं, और आप देखेंगे पीटी के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उसका कहीं ना कहीं लिंकिंग आपकी बजट और सर्वे से होता है। जैसे आप देखिए, एक बार मुझे आप क्वेश्चन देखेंगे तो 2013, 12-13 में, और फिर 14-15 के करीब आपने दो क्वेश्चन देखेंगे, एक जीसीएफ का क्वेश्चन देखेंगे, एक जीईएफ का क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड, ग्लोबल क्लाइमेट फंड, ये दो फंड बनाए गए थे। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, जीसीएफ के बारे में ऑप्शन पूछे गए, जीसीएफ फुल फॉर्म, जीसीएफ के बारे में पूछे गए, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें पहला ऑप्शन का फुल फॉर्म था, दूसरा उसका काम था, तीसरा किस मीटिंग में जारी किया गया वो था, पांचवा था कि इसकी फंडिंग कौन करता है। और ये क्वेश्चन उस साल इसलिए पूछा गया क्योंकि उस साल जो कॉप की मीटिंग हुई थी, उस कॉप की मीटिंग में वो फंड गठन करने की बात की गई थी पार्टीज के द्वारा। इसी तरह जब जीईएफ आया, जब जीईएफ का गठन किया गया तो तुरंत उस साल जीईएफ से भी क्वेश्चन बन गए। इस साल पेरिस कन्वेंशन का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो पेरिस कन्वेंशन का इम्प्लीमेंटेशन होना है। पेरिस कन्वेंशन 2015 के करीब बना है, तो पेरिस कन्वेंशन को पूरा आपको पढ़ना होगा, पेरिस कन्वेंशन को देखना होगा। इम्प्लीमेंटेशन 2020 में किया जाना है, तो क्या क्या उसका नाम्स हैं, क्या क्या उसके टूल्स हैं, उसको एनडीसी हर राष्ट्रों की बनी हुई है, हर राष्ट्र को एक अपना एक लिमिट सेट करनी है कि वो कितने समय तक कितने कार्बन का प्रोडक्शन घटा लेगा। जैसे इंडिया ने कहा है कि 2030-35 तक वो अपना प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन में 30 से 35% की कमी कर लेगा। तो ये सारी चीजों को वहां आपको पढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उस रिपोर्ट्स में जैसे ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट है, हंगर रिपोर्ट्स है, ठीक है ना, आप देखेंगे भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट को भी एक नजर बनाए रखना चाहिए। दूसरा, नीति आयोग की 75 एट द रेट एक रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की जो 75 एट द रिपोर्ट है, वो नीति आयोग आपको आप समझते हैं क्या है, वो पूरे भारत के अर्थव्यवस्था के प्लानिंग को लेकर के सेटिंग करती है। तो नीति आयोग का जो एट द रेट 75 जो प्रोजेक्ट है, उसकी समरी आपको हर जगह नेट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मैं आपको उसको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल भूमि आईएएस पे, आप वहां से ले सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसकी हमने कल भी आपको बताया था कि इसकी हमने खुद की एक पीडीएफ बनाई है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से सेंड करूंगा, और आपको ये टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी हो गया। अब आता है अगला साइंस टेक। साइंस टेक में देखिए दोस्तों, साइंस टेक में कुल आपके पोर्शन जो है वो 4 हैं। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा आपका जो पोर्शन है वो बायो है, चौथा मैंने थोड़ा सा अलग किया हो, टेक वाला पोर्शन रखा है। टेक वाले पोर्शन में मैं आपको रखा, तो 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 पोर्शन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, मैं खुले तौर पर कहता हूं इनको आप छोड़ सकते हैं। तीसरा जो बायो वाला पोर्शन है, बायो में भी जूलॉजी, बॉटनी और फलाना ढिमाका का बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें से आप अगर समय कम है आपके पास, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बस एक ही काम करिए कि जो ह्यूमन बायो पोर्शन है, बायो सेगमेंट का जो ह्यूमन को रिलेट कर रहा है, जो डिजीज को रिलेट कर रहा है, जो हेल्थ को रिलेट कर रहा है, मतलब ह्यूमन बायो में उसको अपने शब्दों में नाम देता हूं, तो ह्यूमन बायो से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आप बायो के फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, बायो के तीसरे सेगमेंट को छोड़ सकते हैं, बस एक सेगमेंट आप पढ़िए ह्यूमन बायो।
बाकी पूरा का पूरा फोकस आप हो जाइए टेक पे। टेक में आपका बायोटेक है, नैनोटेक है, जीएम फूड्स है, रोबोटिक्स है, ठीक है ना, आपका सैटेलाइट सिस्टम है, आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफार्मर सिस्टम है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, स्पेक्ट्रम सिस्टम है। हेल्थ सेक्टर में जितने भी टेक्नोलॉजी हो रही है, रक्षा क्षेत्र में जितने भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं, इस सारी टेक्नोलॉजी को आप जाकर के वहां पढ़िए। तो टेक वाले पोर्शन पे आप विशेष फोकस करिए। बायो वाले पोर्शन में आप ह्यूमन करते हुए उन चीजों को ज्यादा फोकस करिए जो करंट में हाईलाइट है। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो वायरस से रिलेटेड है, तो वायरसोलॉजी को पूरा पढ़ जाइए। जो वायरस विज्ञान है उसको पढ़ जाइए कि कौन सा वायरस है, वायरस की क्या टेंडेंसी होती है, वायरस के क्या कंडीशंस होते हैं, वायरस होते क्या हैं, कौन से वायरस से आप देखेंगे कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है, उसको लेकर के कौन से टीके बनाए गए हैं, कौन से सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, डब्ल्यूएचओ का क्या उसके लिए नॉर्म्स है, इंडिया का हेल्थ सेक्टर उसके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, सारी चीजों को आप पढ़िए, इस सारी चीजों को आपको कवर करना चाहिए। एक शब्द में अगर कहूं कि अगर आपको साइंस टेक कहां से पढ़ना है, तो मैं एक शब्द में बस इतना कहना चाहूंगा कि साइंस टेक में पिछले एक साल में जो भी चीज हाईलाइट हुई है, जिसने मानवता को प्रभावित किया है, जिसने रक्षा सेक्टर को प्रभावित किया है, जिसने हमारे संचार व्यवस्था को आसान बनाया है, जिसने हेल्थ सेक्टर को प्रमोट किया है, खासकर जो भारत को दिशा दे रहा हो, भारत से लिंक कर रहा हो, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप साइंस टेक के लिए पूरी तरीके से करंट पे डिपेंड हो सकते हैं। अंतिम जो मित्र है बात है मित्रों, अंतिम जो बात है मित्रों वो ये है, अब बचता करंट का सेगमेंट। तो करंट के सेगमेंट में देखिए आप पढ़िए। आप मेरे हिसाब से जब एग्जाम मई में था तो मैं आपसे कहता था कि आप पढ़िए पिछले जुलाई से लेकर के, लेकिन अब एग्जाम अक्टूबर में है। अक्टूबर में है, इसका मतलब आप जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपको 9 महीने इधर हो जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अब जुलाई से ना पढ़ के, जुलाई 2019 से ना पढ़ के, अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक का करंट कवर करना चाहिए। तो अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक का अगर आप करंट कवर करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका करंट का पोर्शन नहीं छूटेगा, करंट से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि उनको भी जब आप पढ़िए, करंट को भी जब आप पढ़िए, तो करंट को आप एक सब्जेक्ट मान के पढ़िए, ना कि करंट को केवल समसामयिक विषय को मान के पढ़िए। करंट को भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए, उसके भी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके भी फैक्ट को पढ़िए, उससे भी बनने वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है ना, इन सारी चीजों को पढ़िए, इन सारी चीजों को आप पढ़िए। ठीक है ना, इन सारे चीजों को आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, और इन सारी चीजों को आप अगर करेंगे तो आप ये विश्वास मान कर चलिए कि सारी चीजें आपके साथ। ठीक है मित्रों, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप करंट के उसी तरह उसको डाइवर्सिफाई करिए, उसी तरह उसको वर्गीकृत करिए जिस तरीके से आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पॉलिटी वाला सेगमेंट पढ़िए, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री वाला सेगमेंट पढ़िए, हिस्ट्री के साथ कल्चर वाला सेगमेंट पढ़िए, कल्चर के साथ ज्योग्राफी वाला सेगमेंट पढ़िए, ज्योग्राफी के साथ, ठीक, इसके साथ आप इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट पढ़िए, इन्वायरमेंट के साथ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे एक चीज छूट जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। एक शब्द है मिसलेनियस, विविध, जिसमें आपका खेल आता है, जिसमें आपके पुरस्कार आते हैं, जिसमें आपके रिपोर्ट्स आते हैं, जिसमें आपके मिशंस आते हैं, जिसमें आपके इंटरनेशनल रिलेशंस से लिंकिंग कोई बात वो आती है। तो जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ क्या देते हो, हमसे इसलिए छूट जाता है क्योंकि हम करंट को, अक्टूबर वाला अगर करंट उठाए मत, हम उसको शुरू से अंत तक पढ़ते चले गए, और मेन जो जहां पॉलिटी वाला सेगमेंट है, हिस्ट्री वाला, मतलब जो सब्जेक्टिव सेगमेंट हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, और जहां मिसलेनियस दिया होता है उसको हम हल्के में छोड़ के निकल जाते हैं। कभी भी आप देखिए, कभी आप पीसीएस का पेपर उठा देखिए, आईएएस पेपर उठा देखिए, करंट से बनने वाले क्वेश्चन में अधिकतम संख्या उन्हीं पोर्शनों को होती है जो विविध से होते हैं। क्योंकि विविध जो होता है, जो मिसलेनियस होता है, वो पूरे उस सेगमेंट का, पूरे उस मंथ के जो करंट है उसका निचोड़ होता है, और उसमें कुछ नए डाटाज होते हैं, तो उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हमने आपको आज सिलेबस डिस्कस किया, उस सिलेबस डिस्कस करने के माध्यम से हमने ये चीज आपको बता दी कि किसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें और चीजें क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए जो हिडन है आपके सिलेबस में। तो पहला आपका हिस्ट्री हमने बताया, हिस्ट्री आपने 3 पढ़नी है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़नी है। प्लस आपको हमने बताया कल्चर पढ़ना है,
तीनों का। उसके साथ हमने आपको बताया ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे रखना है, फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे, उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी को, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस रखना है, क्वेश्चन वहां से बनेंगे। चौथी बात हमने आपको मैपिंग बता दिया, मैपिंग कैसे करनी है। तो मैपिंग करनी है कि पिछले एक साल में जो भी चीजें पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट रही हैं, बहुत ज्यादा लोकेशन के रूप में हाईलाइट रही हैं, कोई बहुत बड़ी घटना हुई है और खासकर ऐसी कोई घटना जो इंडिया में हुई है, इंडिया प्रभावित हो रहा है, उसको आपको मैपिंग करते हुए चलना चाहिए। हमने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे इंडो चाइना का रिलेशन है, जो भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है हमारे सीमा बॉर्डर पे, या डोकलाम का मुद्दा हुआ, या कश्मीर हमने सॉल्व किया, तो कश्मीर के अगल बगल जितनी छोटी मोटी चीजें उसको आप देख लीजिए। अभी नेपाल के साथ हमारी काली रिवर को के आसपास के एरिया को लेकर डिस्प्यूट हुआ, उसको आप देखिए। वर्ल्ड लेवल पे अगर अमेरिका चाइना, रसिया चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मध्य एशिया में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको आप देखिए, लोकेशन को आप देखते जाइए, और लोकेशन को देखते समय ध्यान रखिए उसके अगल बगल के नदी, पर्वत, पठार, केव, इन सबको आप ध्यान में रखिए। फिर हमने आपको बताया इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, और हमने बताया कि उसमें एक हिडन एजेंडा होता है, वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से भी आपको लोकेशन मिल जाएगा मैपिंग करने को लेकर के। फिर आपको देख सकते हैं आप इसके बाद साइंस टेक में हमने आपको बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप रिमूव कर सकते हैं। बायो वाले में भी जूलॉजी बॉटनी को रिमूव करिए, जो ह्यूमन बायो वाला पोर्शन है, जो हेल्थ सेक्टर को रिलेट करता है, जो डिजीज को रिलेट करता है, उन सबको आप पढ़िए, उनको आपको पढ़ना चाहिए। फिर हमने आपको बोला कि टेक वाला पोर्शन में आपको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए और करंट को इसमें लॉजिकली पढ़ना चाहिए, तो पूरा एरिया जो है वो करंट का है, जिसको आपको देखना चाहिए। फिर हमने आपको करंट को भी बताया कि करंट को भी आप कैसे पढ़ सकते हैं, करंट को आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करिए, और जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसको आप देखिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मित्रों, हिस्ट्री में आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करिए हिस्ट्री, तो आप मिडवल इंडिया को चाहें तो छोड़ सकते हैं। अभी 60 दिन का आपके पास समय है, इस 60 दिन में मिडवल इंडिया की जो एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की हरिश्चंद्र वर्मा की, उसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। आप उसको अच्छे से बार पढ़ लीजिए, हो सके तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो सके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और वो शॉर्ट नोट्स लास्ट 55 दिन में आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप मिडवल इंडिया को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, मिडवल इंडिया को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। आप पढ़ना स्टार्ट करिए हिस्ट्री को मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में भी हिस्ट्री दो पोर्शन में है। पहला पोर्शन है जो आजादी के स्वतंत्रता के पहले का है, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का है, मतलब मॉडर्न इंडिया 1707 से लेकर के और 1885 तक। दूसरा जो मॉडर्न इंडिया है वो 1885 से लेकर के 1947 तक है। तो मेरा मानना यह है कि आप मॉडर्न इंडिया से हिस्ट्री को स्टार्ट करिए, उसमें भी 1857 एक अलग सेगमेंट है, उसको पहले पढ़िए, उसके बाद सीधे 1885 से पढ़ना स्टार्ट करिए, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से स्टार्ट करिए, पहले उसको खत्म करिए, फिर समय बचे तो इस वाले पोर्शन पे आइए, यानी कि 1707 से लेकर के और 1885 वाले पोर्शन पे आइए। तो पहले मॉडर्न इंडिया से आपको स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट करना चाहिए, उसमें भी स्टार्ट करना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन वाले पोर्शन से, यानी कि 1885 से स्टार्ट करके 1947 तक पढ़ लीजिए। जब इतना कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप आइए 1707 से लेकर 1885 तक उल्टा। इसमें भी आप पहले क्या पढ़िए, प्लासी पढ़िए, बक्सर पढ़िए, ठीक है ना, ये सारी चीजों को पहले कवर करिए। इन सारी चीजों को कवर करने के बाद फिर आपको पास मॉडर्न इंडिया इस तरह कवर हो जाएगी। मॉडर्न इंडिया के बाद सीधे आप आइए एंशिएंट इंडिया पे। एंशिएंट आपको पूरा पढ़ना है, एंशिएंट इसलिए पूरा पढ़ना है क्योंकि एंशिएंट अपने आप में कल्चर है, हिस्ट्री का पोर्शन तो है लेकिन अपने आप में वो कल्चर है। तो एंशिएंट इंडिया को आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप एंशिएंट इंडिया को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप विश्वास मान के चलिए कि कल्चर का एक बड़ा सेगमेंट आप कवर कर ले जाएंगे। तो ये हो गया मित्रों सिलेबस को डिस्कस करते हुए हमने आपको स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर दी कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब हम आपको बताते हैं कि पहले 60 दिन में आपको कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी चाहिए। देखिए पहले 60 के दिन में हिस्ट्री स्टार्ट करता हूं। पहले आपको इससे एंशिएंट इंडिया है, मैं जितना बताऊंगा मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है कि अगर आप उतना ही कर लेते हैं, उतना ही पढ़ लेते हैं, तो मेंस का तो आप लगभग 60-70% कवर कर लेंगे, प्री आपका पूरा कवर हो जाएगा। बस शर्त यही है कि उसको ईमानदारी के साथ पढ़िए। अभी 60 दिन आप पढ़ते जाइए, अपना 60 नोट्स कंप्लीट करिए, लास्ट में केवल 60 नोट्स का रिवीजन करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये सारी चीजें करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़िए, दो बुक मैं आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा। पहली बुक है आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की, रोमिला थापर की, प्राचीन भारत नाम है एंशिएंट इंडिया, और ये पुरानी एनसीईआरटी।
तो एंशिएंट इंडिया की आपकी कुल 2 बुक पढ़नी है। पहली आपको पढ़नी है क्लास 6 की एंशिएंट इंडिया बाय रोमिला थापर, ओल्ड एनसीईआरटी, और क्लास 11 की आर.एस. शर्मा एंशिएंट इंडिया। यही 2 बुक आपको पढ़नी है एंशिएंट इंडिया के रूप में। मिडवल इंडिया को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले 60 दिन आपके पास समय है, आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, क्विक रिवीजन के लिए आप केवल 2 बुक पढ़ सकते हैं, क्लास 7 की रोमिला थापर और क्लास 11 की हरिश्चंद्र वर्मा। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन इसमें भी आपके पास केवल 2 बुक पढ़नी है आपको। पहली क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव मॉडर्न इंडिया, और फिर क्लास 12 की मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपको हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न। एंशिएंट में क्लास 6 की रोमिला थापर और क्लास 11 की आर.एस. शर्मा। मिडवल में क्लास 7 की रोमिला थापर और क्लास 11 की हरिश्चंद्र वर्मा। मॉडर्न में क्लास 8 का अर्जुन देव और क्लास 12 की बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया। इतनी चीजें पढ़नी, ये सब हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम आईडी भूमि आईएएस पे। और एनसीईआरटी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827188599 पर। अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं 7827188599 पे, तो हम आपको पीडीएफ वहां एनसीईआरटी का अवेलेबल करा देंगे। साथ ही आप हमारे भूमि आईएएस टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करते हैं, हमारा जो टेलीग्राम आईएएस है भूमि आईएएस BHOOMI IAS, उस पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। अब आइए कल्चर पे। कल्चर के लिए अगर आप आते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के सामने कल्चर को लेकर ये होता है कि कल्चर की कौन सी बुक पढ़ें। मार्केट में बहुत ढेर सारी बुकें हैं, स्पेक्ट्रम है, नितिन सिंघानिया है, टीएमएच की कई बुकें आती हैं, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा जो अपना विश्वास है वो ये है कि कल्चर को लेकर के भी मैं आपको केवल 2 बुक बताऊंगा जिसको आपको पढ़ना चाहिए। पहला बुक का नाम है भारतीय हस्तकला परंपराओं की खोज, एक्सप्लोरिंग द क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लोरिंग द क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया ये क्लास 9-10 की कंपाइल एनसीईआरटी है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी क्योंकि ये कंपाइल करके बनाई गई है, तो ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी भूमि आईएएस पे। दूसरी बुक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का परिचय पार्ट 1। तो ये 2 बुक है आपको कल्चर में, केवल 2 बुक आपको पढ़नी है। दोनों ओल्ड एनसीईआरटी है, दोनों कंपाइल करके बनाई गई हैं, दोनों आपको कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी भूमि आईएएस पे। पहला है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th-12th की जो कंपाइल है, उसका नाम है भारतीय हस्तकला परंपराओं की खोज या एक्सप्लोरिंग द क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। दूसरा है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट या भारतीय कला का परिचय। इसी तरह तो इकोनॉमी में भी मैं आपको बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कौन सी बुक पढ़ें सर, क्या करें। इकोनॉमी को लेकर के मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं जो आपको पढ़ना है। आपको केवल इकोनॉमी में मैं कुछ छोटे मोटे 2-4 बुक बताऊंगा। जैसे पहला है क्लास 9 और 10th की कंपाइल बुक आती है ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय। यानी तो हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय जो है वो क्लास 9-10th की ओल्ड एनसीईआरटी की कंपाइल बुक है, ये आपको पढ़नी है। साथ ही क्लास 11th की है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और क्लास 12th की 2 बुक हैं जो बहुत परिचित बुक हैं, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। टी.आर. जैन उसके राइटर हैं, उसका नाम है समष्टि व्यष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपको कुल इकोनॉमी में 4 बुक पढ़नी है। पहला एक कंपाइल बुक है क्लास 9-10th की, जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय, ओल्ड एनसीईआरटी है। दूसरा क्लास 11th की आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तीसरा 12th की टी.आर. जैन है, जिसकी 2 बुकें हैं आपकी, उसको पढ़ना है व्यष्टि समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। हेलो दोस्तों, कष्ट के लिए खेद है, थोड़ा सा इंटरेक्शन था जिसके लेकर के मुझे वीडियो द्वारा रिवाइज करना पड़ा। तो हम लोगों ने देख लिया था इकोनॉमी तक कि इकोनॉमी में हमको कुल 4 बुकें पढ़नी है। पहली क्लास 11-12th की कंपाइल बुक है हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय। दूसरा क्लास 12th की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और तीसरा हमने बुक आपसे बोला था कि आपको पढ़ना है टी.आर. जैन की क्लास 12th की आती है 2 पार्ट में, समष्टि व्यष्टि यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो। इसके साथ ही आपको बजट और सर्वे, ये भी इकोनॉमी के साथ ही पढ़ना है। इसको आप करंट में डाल के मत छोड़ दीजिएगा कि मैं बाद में पढ़ूंगा, इसको इकोनॉमी के साथ ही आप पढ़िएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच लेते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे और वो चीजें छूट जाती हैं और एग्जाम के समय बहुत नुकसान देती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम 1-2 नंबर से आगे पीछे होने लगते हैं और एकदम इसीलिए फंस जाते हैं कि हमने उन सेगमेंट को छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 पार्ट्स आपके हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुल जो है 2 बुक पढ़नी है और वो भी केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। 2 बुक पढ़नी है एनसीईआरटी। पहला है आपका
जो क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी जिसका नाम है देश और उनके निवासी पार्ट 1, क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी जिसका नाम है देश और उनके निवासी पार्ट 2, यानी कि लैंड एंड पीपुल्स पार्ट 1, लैंड एंड पीपुल्स पार्ट 2, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमने बोला था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो लोकेशन आते हैं वो करंट के सेगमेंट से आते हैं, तो आप वहां करंट से उसको लिंक कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको कुल 4 बुक पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए 4 बुक पढ़नी है, जिसमें पहला है क्लास 12 की है इंडियन पीपुल एंड इकोनॉमी, भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था। क्लास 12 की ही दूसरी बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत। क्लास 12 की 2 और बुकें हैं जिनका नाम है इंडिया ए जनरल ज्योग्राफी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 1 एंड 2। मतलब आपको इंडियन ज्योग्राफी के रूप में कुल 4 बुक पढ़नी है। पहला पढ़ना है भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था, क्लास 12 की बुक है। दूसरा पढ़ना है मानव भूगोल, वो भी क्लास 12 की बुक है। तीसरा पढ़ना है इंडिया ए जनरल ज्योग्राफी, भारत एक सामान्य परिचय, भारत एक सामान्य भूगोल, ये भी क्लास 12 की बुक है। और भूगोल के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 1 और 2 में आती है, भी क्लास 12 की बुक है। तो कुल 4 बुकें हैं जो कुल क्लास 12 की हैं, उसको आपको इंडियन ज्योग्राफी के रूप में पढ़ना है और ये सफिशियंट है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरी ज्योग्राफी यहाँ से कवर हो जाएगी। बाकी लोकेशन के रूप में आप क्या करते हैं, करंट को अपने आप को लिंक करिए। इसके बाद आप इन्वायरमेंट में आ जाइए। इन्वायरमेंट में भी आपको कुल 4 बुकें पढ़नी है, वो भी केवल एनसीईआरटी जो बिखरी हुई हैं। उन बिखरे हुए को मैं आपको एक साथ लेकर बताऊंगा। जैसे पहला आपको पढ़ना है ओल्ड क्लास 9 की ज्योग्राफी की ओल्ड ज्योग्राफी की बुक है, उसका नाम है आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ये क्लास 9th की ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको आपको पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है और इसकी बुक का नाम है आवर एनवायरमेंट। यहाँ से आपका एनवायरमेंट का एक सेगमेंट कवर होगा। दूसरा, ये ओल्ड एनसीईआरटी है मित्रों, जो क्लास 9th की मैं बता रहा हूँ आवर एनवायरमेंट ज्योग्राफी सेगमेंट की ओल्ड है। न्यू एनसीईआरटी जो आई है ज्योग्राफी की, उसका जो क्लास 7th का सेगमेंट है उसका भी नाम है आवर एनवायरमेंट, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्लास 9th की ओल्ड एनसीईआरटी आवर एनवायरमेंट, क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी आवर एनवायरमेंट, ये आपको एनवायरमेंट के रूप में पढ़ना है। क्लास 12 की बायो की जो बुक है उसके पीछे के यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, फिर से आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12 की एनसीईआरटी बायो लास्ट चैप्टर जो है यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, ये इन्वायरमेंट के सबसे बेहतरीन सेगमेंट है। आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये आपके इन्वायरमेंट के बहुत बेसिक स्तर को क्लियर करते हुए आपको इन्वायरमेंट को समझने की पूरी समझ विकसित करती है। इसके साथ ही आप जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11 की इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत का भौतिक भूगोल, ये भी आपका इन्वायरमेंट पढ़ने में सेगमेंट में काम करेगी। तो इन्वायरमेंट सेगमेंट में आपको 4 बुक पढ़नी है। पहला क्लास 9th की आवर एनवायरमेंट ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 7th की आवर एनवायरमेंट न्यू एनसीईआरटी और क्लास 12 की बायो के लास्ट के 2 यूनिट 9 और यूनिट 10, और इसके साथ ही न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 की है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद जितने भी डिजास्टर वाले हमने पोर्शन बताए हैं वो सारे पोर्शन, और ये ट्रेडिशनल पोर्शन के अलावा आपको इन्वायरमेंट का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका 70 से 80% कहाँ से बनेगा, करंट से, तो उसको आपको करंट से लिंक करना है। इसके बाद आपका आता है साइंस टेक। साइंस टेक में मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको पूरी तरीके से करंट को अपडेट करना है। करंट के मैगजीन पढ़िए, करंट को पढ़िए, पिछले 1 साल में साइंस टेक में जो भी करंट में है उसको आप पढ़ेंगे तो आपका करंट का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको मैंने बता दिया कि अक्टूबर 2019 से लेकर के और इधर क्या बोलते हैं सितंबर 2020 तक का करंट आपको कवर करना है। कोई भी एक स्टैंडर्ड ऑथेंटिक मैगजीन आप ले सकते हैं, जैसे आप क्रॉनिकल को भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी मैगजीन है जो आपको कवर करती है, उसको आप पढ़ सकते हैं और इस तरह अपने पूरे तैयारी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको बुक बताई कि आपको कैसे पढ़ने हैं। फिर से मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपके बुक का। हिस्ट्री की 3 बुक आपके पास हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट में पढ़नी है क्लास 6 की एनसीईआरटी रोमिला थापर, क्लास 11 का RS शर्मा। मिडिवल इंडिया में आपको 2 बुक पढ़नी है, क्लास 7 की रोमिला थापर और क्लास 7 की हरिश्चंद्र वर्मा, और हमने बोला था कि आप मिडिवल इंडिया को स्किप भी कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया में भी आपको 2 बुक पढ़नी है, क्लास 9th की जो है क्लास 8 की अर्जुन देव ओल्ड एनसीईआरटी और क्लास 12 का आपको पढ़ना है बिपिन चंद्रा। इसके साथ कल्चर के लिए मैंने बताया था कि क्लास 11-12 की कंपाइल बुक है, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग द
क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, और इसी तरह क्लास 11th की जो बुक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1। इसको पढ़ेंगे तो आपका कल्चरल पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी एडवांस सेगमेंट में जब आएंगे तो हम बात करेंगे आपसे। अभी हम बात कर रहे हैं पहले 60 दिन में पढ़ने वाली बुकों को। तो लास्ट 55 दिन है जिसमें हम केवल पीटी ओरिएंटेड बात करेंगे, वह हम आपको एडवांस बुकों की बात चर्चा बाद में करेंगे। इकोनॉमी में हमने आपको बताया था कुल आपको 4 बुक पढ़नी है। पहला क्लास 9 10th की कंपाइल बुक है ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था का परिचय। क्लास 11th की बुक है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और क्लास 12th की टीआर जैन की 2 बुकें हैं जिसको आपको पढ़ना है, समष्टि व्यष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। इसके साथ ही बजट और सर्वे, ये आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को अलग अलग किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने आपसे कहा कि केवल 2 बुक आपको पढ़ने हैं। पहली बुक है आपकी देश और उनके निवासी पार्ट 1 क्लास 6, देश और उनके निवासी पार्ट 2 क्लास 7, ये आपको वहां से पढ़ने हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने आपको बताया कुल 4 बुक पढ़ने हैं और चारों बुक क्लास 12 को 12 से ही हैं। पहला है भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था, इंडियन पीपुल एंड इकोनॉमिक्स। दूसरी है मानव भूगोल के सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा है इंडिया, ये जनरल ज्योग्राफी। और चौथी जो बुक है आपके वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल के सिद्धांत पार्ट 1 एंड 2। इससे आपकी पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। चौथा हमने जो बताया आपको, पांचवा वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमने आपको कुल 4 बुक बताई थी। पहला हमने बताया था कि क्लास 9 की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जिसका नाम है आवर एनवायरमेंट, क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है आवर एनवायरमेंट। दोनों आवर एनवायरमेंट नाम है, लेकिन एक ओल्ड एनसीईआरटी जो क्लास 9 में चलती थी और एक न्यू एनसीईआरटी है जो क्लास 7 में चलती है। इसके साथ हमने बताया क्लास 12 की जो बायो की बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लास्ट जो 2 सेगमेंट हैं वो 9 यूनिट नंबर 9 यूनिट नंबर 10 भी आप इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही न्यू एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है क्लास 11th की, उसका नाम है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत का भौतिक भूगोल। ये भी आपको इन्वायरमेंट के रूप में पढ़ना है। साइंस टेक का हमने बता दिया कि पूरा आपको करंट ओरिएंटेशन रहना है, और करंट के सेगमेंट को भी आपको हमने बता दिया कि पिछले अक्टूबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक आपको करंट को पढ़ना है। तो ये सेगमेंट है जिसके माध्यम से आप पूरी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे लास्ट 55 डेज। हमने आपसे बोला था कि 115 दिन हमने काउंट किया है 10 जून से लेकर के 2 अक्टूबर तक, जिसमें हमने पहले 60 दिन की स्ट्रेटजी अलग बताई थी, और लास्ट 55 डेज जो पूरी तरीके से पीटी ओरिएंटेड रहने वाला है उसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी उसकी बात भी हमने आपसे की थी। तो अभी हमने जो बताया है वो बताया कि पहले 60 दिन में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जब इतना आप कवर कर लेंगे तो हम आपको लास्ट 55 डेज के लिए कौन सी बुक और रिकमेंड करना है, कौन सी बुक लास्ट 55 डेज में केवल पढ़ना है, उसको हम बताएंगे। इसके लिए कल हम आपके साथ फिर हम आपके साथ कल मिलेंगे रात 9:30 बजे, और लाइव होकर हम आपको आगे की क्लास का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम एक योद्धा हैं, और योद्धा वही होता है, एक अच्छा योद्धा और एक बेहतरीन योद्धा वही होता है जो जीतने का संकल्प लेके सोता है, जीतने का संकल्प लेके उठता है और जीतने के लिए मेहनत करता है। हारने का शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं होता है। कभी ये सोच के मेहनत नहीं करता है कि हम कर रहे हैं जो होगा या पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जो होगा देखा जाएगा नहीं, होगा वही जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हों, हम चाहते हैं कि हम आईएएस बने, तो हम जरूर बनेंगे। बस इसके लिए करना ये है कि हमारी चाहत को, हमारे एम को, हमारे सपनों को अपनी दृढ़ता और संकल्प के पिलर पे खड़ा करना है, और अपनी मेहनत के, अपने जज्बे से, अपने दिमाग से और अपने कलम से उसको बहुत अच्छा डिजाइन करना है, ताकि हम उसको बहुत आसानी से पा सकें। हारना नहीं है, डरना नहीं है, समस्याएं बिल्कुल हमारे सामने नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। बस ज़रूरत है एक पॉलिश की, हम पॉलिश कर रहे हैं, आप भी पॉलिश करिए, लगातार लगे रहिए। और मैं बार बार कहता हूँ जागते रहिए। जागते रहना इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन का सबसे बड़ा मोटिव है। आप जागते रहिए, आपको जगाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। लगातार लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा, बेहतर होगा, हम बेहतर करेंगे, आप बेहतर करेंगे, सब बेहतर करेंगे। कोई आपको हरा नहीं सकता इस दुनिया में। मैं कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके बारे में सुन पा रहे हैं, वो तब संभव हुआ जब इंसान ने उसकी खोज की, इंसान ने बताया कि ये चीज़ है। तो दुनिया में इंसान से बड़ा, उसकी दिमाग से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसने सोचा है वो एवरेस्ट की चोटी फतेह करेगा। तो लगे रहिए, मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार मित्रों।